हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आपके इस कृष्णा आर्ट्स एजुकेशन चैनल में, जो बोर्ड एग्जाम की तैयारी करवाने के लिए नंबर 1 यूट्यूब चैनल है। इसलिए इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साइड के बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें, ताकि हमारी वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। और अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप टेलीग्राम चैनल में भी ज्वाइन हो जाएँ। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, क्योंकि इस चैनल का जो भी स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा वो टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ही किया जाएगा। स्टडी मटेरियल में आपको सभी सब्जेक्ट्स का चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा, इसलिए आप टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लें। तो चलिए इस वीडियो में आगे की ओर बढ़ते हैं। इसमें हम आपको कक्षा 10 का सामाजिक विज्ञान, जिसका एक भाग भूगोल जियोग्राफी है, उसका फर्स्ट चैप्टर भारत संसाधन एवं उपयोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाने वाले हैं। इस वीडियो में हम आपके साथ इस चैप्टर का 1 से लेकर 40 तक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करवाने वाले हैं। और यह वीडियो इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट है। इसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट भी लाया जाएगा, जिसको आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए इसमें आगे की ओर बढ़ते हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। तो हम आपको बता दो कि सोपानी नहीं होता है, सेपानी होता है। ये टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक है। तो आपका क्वेश्चन है कि सेपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। ए बिहार का मैदानी क्षेत्र में, बी उत्तराखंड में, सी हरियाणा में, या फिर डी पंजाब में। तो सेपानी कृषि जो है उत्तराखंड में प्रचलित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उत्तराखंड। सेपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। तो सेपानी कृषि उत्तराखंड राज्य में प्रचलित है। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है। जो सीमेंट होता है उस सीमेंट के उद्योग के लिए सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है। ए चूना पत्थर, बी बॉक्साइट, सी ग्रेनाइट, या फिर डी लोहा। तो हम आपको बता दें कि सीमेंट को बनाने के लिए अर्थात सीमेंट उद्योग का जो सबसे प्रमुख कच्चा माल है वह चूना पत्थर ही है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चूना पत्थर। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है। तो सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल ऑप्शन नंबर ए चूना पत्थर है। कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है। ये चारों के चारों राज्य का नाम दिया गया है और इन चारों में से पूछा जा रहा है कि भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य कौन सा है। ए कर्नाटक, बी गोवा, सी उड़ीसा, डी झारखंड। तो ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें सबसे अधिक लोहा का उत्पादन होता है। तो सबसे अधिक लोहा का उत्पादक कर्नाटक राज्य में होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कर्नाटक। कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है। तो सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य कर्नाटक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कर्नाटक। किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है। इनमें से ऐसा कौन सा खनिज है जिसको उद्योगों की जननी माना गया, अर्थात माता माना गया, उसको सबसे बड़ा स्वरूप दिया गया है। ए सोना को, बी तांबा को, सी लोहा को, या फिर डी मैंगनीज को। तो हम आपको बता दें कि सभी खनिजों की जननी लोहा को ही माना गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लोहा। किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है। तो लोहा खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लोहा। इनमें कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है। इनमें से ऐसा कौन सा खनिज है जो कि अधात्विक खनिज है। ए सोना, बी चांदी, सी अभ्रक, या फिर डी टीन। तो जो अधात्विक खनिज उसे कहते हैं जिसमें धातु का कोई अंश नहीं पाया जाता है। तो सोना भी में धातु का अंश होता है, चांदी में भी धातु का अंश होता है, और टीन में भी धातु का अंश होता है। लेकिन अभ्रक एक ऐसा खनिज है जिसमें धातु का अंश नहीं होता है, अर्थात यह एक प्रकार का अधात्विक खनिज है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अभ्रक। इनमें कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है। तो अधात्विक खनिज का उदाहरण अभ्रक है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। जो हमारा भारत देश है उस भारत देश में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। ए 50 प्रकार के, बी 100 प्रकार के, सी 150 प्रकार के, या फिर डी 200 प्रकार के। तो भारत में लगभग 100 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 100 प्रकार के। भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लगभग 100 प्रकार के पाए जाते हैं। चरक का संबंध किस देश से था। जो चरक है उनका संबंध किस देश से था। ए म्यांमार से, बी श्रीलंका से, सी भारत से, या फिर डी नेपाल से। तो जो चरक थे उनका संबंध भारत देश से ही था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारत से। चरक का संबंध किस देश से था। चरक का संबंध भारत देश से था। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है। जो भारत है उसका प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है। ए मथुरा में, बी बरौनी में, सी डिगबोई में, या फिर डी गुवाहाटी में।
तो जो भारत है उसका प्रथम तेल शोधक कारखाना जो तेल को रिफाइनिंग करने वाला फैक्ट्री है वह कहाँ स्थित है? तो वह डिगबोई में स्थित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा डिगबोई। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना डिगबोई में स्थित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा डिगबोई। मैंगनीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है, अर्थात कौन सा स्थान है? जो मैंगनीज उत्पादन करता है उस मैंगनीज के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ए प्रथम स्थान, बी द्वितीय स्थान, सी तृतीय स्थान या फिर डी चतुर्थ स्थान। तो जो मैंगनीज उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान है वह तृतीय स्थान है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा तृतीय स्थान। मैंगनीज के उत्पादन में भारत का विश्व में तीसरा स्थान है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा तृतीय। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? जो मरुस्थलीय मृदा अर्थात मरुस्थलीय मिट्टी है उसका विस्तार निम्न में से कहाँ है? ए उत्तर प्रदेश में, बी राजस्थान में, सी कर्नाटक में या फिर डी महाराष्ट्र में। तो आप जानते होंगे कि जो मरुस्थलीय मृदा है वह सबसे ज़्यादा राजस्थान में पाया जाता है, तो उसका विस्तार भी राजस्थान में ही होगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राजस्थान। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? तो राजस्थान में है। इनमें किस बंदरगाह से लोहे का निर्यात किया जाता है? ये चारों के चारों बंदरगाह का नाम दिया गया है और इन चारों बंदरगाह में से आपसे पूछा जा रहा है कि लोहे का निर्यात किस बंदरगाह से किया जाता है? ए मुंबई से, बी कोलकाता बंदरगाह से, सी पारादीप से या फिर डी विशाखापत्तनम से। तो जो लोहे का निर्यात होता है वह इनमें से विशाखापत्तनम बंदरगाह से होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा विशाखापत्तनम। इनमें किस बंदरगाह से लोहे का निर्यात किया जाता है? तो विशाखापत्तनम बंदरगाह से लोहे का निर्यात किया जाता है। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? जो काली मिट्टी है उस काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? ए बलुई मिट्टी, बी रेगूर मिट्टी, सी साल मिट्टी या फिर डी पर्वतीय मिट्टी। तो जो काली मृदा है उस काली मृदा का दूसरा नाम रेगूर मृदा भी है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रेगूर। काली मृदा का एक दूसरा नाम भी है और वह दूसरा नाम रेगूर है। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? जो प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु अर्थात प्राकृतिक संसाधनों के बचाव हेतु जो 1968 ईस्वी में कन्वेंशन हुआ था वह कौन सा कन्वेंशन था? ए अफ्रीकी कन्वेंशन, बी वेटलैंड्स कन्वेंशन, सी विश्व आपदा कन्वेंशन या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो जो प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 ईस्वी में कन्वेंशन हुआ था वह अफ्रीकी कन्वेंशन था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अफ्रीकी कन्वेंशन। 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन हुआ था प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु? तो वह कन्वेंशन था अफ्रीकी क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन को आपको घुमा के भी पूछा जा सकता है, इसलिए आप इन क्वेश्चन के सभी बातों को समझ आएँ कि 1968 ईस्वी में अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है इसके बारे में हमने आपको विज्ञान में भी बहुत ज़्यादा पढ़ाया है, इसके बारे में हमने आपको केमिस्ट्री में पढ़ाया है। इसलिए आप प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर केमिस्ट्री ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस या सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के प्लेलिस्ट में जाकर आप प्लास्टर ऑफ पेरिस का और भी बातों को जान सकते हैं, क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस से एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? ए डोलोमाइट से, बी जिप्सम से, सी प्लेटिनम से या फिर डी कायानाइट से। तो जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है वह जिप्सम से बनाया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जिप्सम। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से बनाया जाता है। निम्नलिखित में किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है? इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इसमें से ऐसा कौन सा खनिज है जिसका उत्पादक सबसे ज़्यादा उड़ीसा में होता है? ए लौह अयस्क का, बी तांबा खनिज का, सी टीन खनिज का या फिर डी मैग्नीज खनिज का। तो इसमें आपको इस बात का ध्यान रखना है कि उड़ीसा में सबसे अधिक किस खनिज का उत्पादन होता है। तो उड़ीसा में जो सबसे अधिक खनिज का उत्पादन होता है वह खनिज मैग्नीज है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मैग्नीज। निम्नलिखित में किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो मैग्नीज। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मैग्नीज। भारत में तांबा का कुल भंडार कितना है? जो भारत देश है उस भारत देश में तांबा का कुल भंडार कितना है? ए 100 करोड़ टन, बी 125 करोड़ टन, सी 150 करोड़ टन या फिर डी 175 करोड़ टन। तो जो भारत में तांबा का कुल भंडार है वह 125 करोड़ टन है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 125 करोड़ टन। भारत में तांबा का कुल भंडार 125 करोड़ टन है।
एल्यूमीनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? जो एल्यूमीनियम है उस एल्यूमीनियम को बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? ए मैग्नीज खनिज की, बी टीन खनिज की, सी लोहा खनिज की या फिर डी बॉक्साइट खनिज की। तो जो एल्यूमीनियम होता है वह बॉक्साइट का ही एक प्रकार का अयस्क है, तो इसको बनाने के लिए बॉक्साइट खनिज का ही आवश्यकता पड़ती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बॉक्साइट खनिज। इनमें से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? ये चारों के चारों खनिज दिए गए हैं और इनमें से पूछा जा रहा है कि इनमें से ऐसा कौन सा खनिज है जो कि लौह युक्त खनिज है? ए मैंगनीज, बी अभ्रक, सी बॉक्साइट या फिर डी चूना पत्थर। तो चूना पत्थर से तो सीमेंट बनाया जाता है, बॉक्साइट से एल्यूमिनियम बनाया जाता है, अभ्रक में किसी प्रकार का कोई धात्विक खनिज होता ही नहीं है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मैंगनीज, क्योंकि मैंगनीज एक ऐसा खनिज है जिसमें लोहा युक्त होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मैंगनीज। मेंढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? जो मेंढक होता है उस मेंढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला जो रसायन है वह कौन सा रसायन है? ए बेंजीन रसायन, बी यूरिया रसायन, सी एड्रीन रसायन या फिर डी फॉस्फोरस रसायन। तो मेंढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन जो है वह एड्रीन रसायन है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एड्रीन रसायन। मेंढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन जो है वह एड्रीन रसायन है। समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक संपदा निहित है? जो समुद्री क्षेत्र होता है उस समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने क्षेत्र तक अर्थात कितने किलोमीटर दूर तक जो संपदा है वह निहित है? ए 10.2 किलोमीटर, बी 15.5 किलोमीटर, सी 12.2 किलोमीटर या फिर डी 19.2 किलोमीटर। तो जो समुद्री क्षेत्र होता है उसमें राजनीतिक सीमा के 19.2 किलोमीटर तक संपदा निहित रहती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 19.2 किलोमीटर। बिजली के बल्ब के फिलामेंट बनाने में किसका उपयोग होता है? जो बिजली का बल्ब होता है उस बल्ब का फिलामेंट जो होता है उस फिलामेंट को बनाने में किसका उपयोग होता है? ए टंगस्टन का, बी तांबा का, सी कोबाल्ट का या फिर डी जस्ता का। तो अगर आपको बिजली के बल्ब के बारे में और जानना है तो आप हमारे साइंस के ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के वीडियो को भी देख सकते हैं। तो इसमें हम आपको बता दें कि जो बिजली का बल्ब होता है उसका फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, टंगस्टन। बिजली के बल्ब के फिलामेंट बनाने में किसका उपयोग होता है? तो बिजली के बल्ब के फिलामेंट बनाने में टंगस्टन का उपयोग होता है। वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार कितना है? जो वन स्थिति रिपोर्ट है उस रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार कितना, अर्थात भारत में कितना भौगोलिक क्षेत्र में वन फैला हुआ है? ए 20.60% में, बी 20.55% में या फिर सी 20% भौगोलिक क्षेत्र में या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो जो वन स्थिति रिपोर्ट है उस रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार 20.55% भौगोलिक क्षेत्र में है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 20.55% भौगोलिक क्षेत्र में। किस खनिज में भारत सुसंपन्न है? यह कौन सा खनिज है जिस खनिज में भारत सुसंपन्न है, अर्थात उस खनिज की कमी भारत में नहीं है? ए तांबा खनिज की, बी सोना खनिज की, सी लोहा खनिज की या फिर डी चांदी के खनिज की। तो जो भारत है उस भारत देश में सबसे ज़्यादा जो खनिज है वह लोहा है। लोहा खनिज से भारत सुसंपन्न है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लोहा खनिज से। कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है? ये चारों के चारों मिट्टी का प्रकार दिया गया है और इनमें से पूछा जा रहा है कि ऐसी कौन सी मिट्टी है जो कपास के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है अर्थात बहुत अच्छी मानी जाती है? ए लाल मिट्टी, बी जलोढ़ मिट्टी, सी काली मिट्टी या फिर डी पर्वतीय मिट्टी। तो जो कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी होती है वह काली मिट्टी होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, काली मिट्टी। कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है? तो कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी काली मिट्टी होती है। झारखंड का कोडरमा किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? जो झारखंड में कोडरमा स्थित है उस कोडरमा में ऐसा कौन सा खनिज है जिस खनिज के उत्पादन के लिए वह बहुत अधिक प्रसिद्ध है? ए अभ्रक के खनिज के लिए, बी सोना के लिए, सी लोहा के लिए या फिर डी चांदी के लिए। तो हम आपको बता दें कि झारखंड का जो कोडरमा है उस कोडरमा में अभ्रक खनिज बहुत ही ज़्यादा उत्पादित होता है, अर्थात वह अभ्रक खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अभ्रक। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है। जो यूरेनियम है उस यूरेनियम का जो प्रमुख उत्पादक स्थल है वह कहाँ है? ए डिगबोई, बी झरिया, सी घाटशिला या फिर डी जादूगोड़ा। तो जो यूरेनियम है वह सबसे ज़्यादा उत्पादित जादूगोड़ा में होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जादूगोड़ा।
उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो यह क्वेश्चन लगता है रिपीट हो गया। इससे पहले भी हमने आपको बताया था कि उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। वही क्वेश्चन है जिसको पीछे घुमा के पूछा हुआ गया था। ए तांबा, बी मैग्नीज, सी टीन या फिर डी लौह अयस्क। तो जो उड़ीसा है उस उड़ीसा राज्य में सबसे अधिक जो खनिज होता है वह मैग्नीज खनिज है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मैग्नीज। उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो मैग्नीज खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है। इस क्वेश्चन को पहले भी पूछा गया था जिसमें इसको अलग ढंग से पूछा गया था। संविधान की धारा 21 का संबंध है, जो संविधान की धारा 21 है उसका संबंध किससे है? वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से, बी मृदा संरक्षण से, सी जल संसाधन संरक्षण से या फिर डी खनिज संपदा संरक्षण से। तो जो संविधान की धारा 21 है वह धारा 21 वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संविधान की धारा के 21 का संबंध है। बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक उत्पादन होता है? बिहार और झारखंड इन दोनों राज्यों को मिलाकर देश का कितना प्रतिशत अभ्रक उत्पादन होता है? ए 60%, बी 70%, सी 80% या फिर डी 90%। तो बिहार झारखंड में देश का 80% अभ्रक उत्पादन होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 80% अभ्रक का उत्पादन होता है। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। ये चारों के चारों ऊर्जा का स्रोत दिया गया और इसमें से पूछा जा रहा है कि इसमें से प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन सा नहीं है? ए कोयला, बी विद्युत, सी पेट्रोलियम या फिर डी प्राकृतिक गैस। तो जो प्राथमिक ऊर्जा होती है वह हमको प्रकृति से प्राप्त होती है। तो कोयला भी प्रकृति से प्राप्त होती है, पेट्रोलियम भी और प्राकृतिक गैस भी। लेकिन जो विद्युत होता है यह मानव निर्मित होता है, तो यह प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विद्युत। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है वह विद्युत है। भारत के किस भूगर्भीय समूह में कोयला पाया जाता है? भारत का ऐसा कौन सा भूगर्भीय समूह है जिसमें कोयला पाया जाता है? ए गोंडवाना समूह में, बी कडप्पा समूह में, सी अरावली समूह में या फिर डी धारवाड़ समूह में। तो जो भारत का भूगर्भीय समूह है जिसमें कोयला नहीं पाया जाता है वह है गोंडवाना समूह है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गोंडवाना समूह। भारत के किस भूगर्भीय समूह में कोयला पाया जाता है? हमने गलती से भी कह दिया कि कोयला नहीं पाया जाता है, लेकिन ऐसा कौन सा समूह है जिस समूह में कोयला पाया जाता है? तो वह समूह गोंडवाना समूह है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गोंडवाना समूह। निम्न में से कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है? ये चारों के चारों मिट्टी का प्रकार दिया गया है और इसमें से पूछा जा रहा है कि सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? ए पर्वतीय मिट्टी, बी मरुस्थलीय मिट्टी, सी पीली मिट्टी या फिर डी जलोढ़ मिट्टी। तो जो सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी होती है वह जलोढ़ मिट्टी होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी होती है। गोवा के संगयुम में कौन खनिज पाया जाता है? जो गोवा का संगयुम है उस संगयुम में कौन सा खनिज पाया जाता है? ए अभ्रक, बी बॉक्साइट, सी लोहा या फिर डी मैंगनीज। तो जो गोवा का संगयुम है उसमें लोहा खनिज पाया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लोहा। गोवा के संगयुम में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो वह लोहा खनिज पाया जाता है। भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? ए असम राज्य में, बी अरुणाचल प्रदेश राज्य में, सी राजस्थान राज्य में या फिर डी मेघालय राज्य में। तो भारत का जो सौर ऊर्जा का विकास की सर्वाधिक संभावनाएं वाला राज्य है वह राजस्थान है, क्योंकि यह बहुत ही खुला क्षेत्र का राज्य है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राजस्थान। भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? तो वह राज्य राजस्थान राज्य है। बादाम पहाड़ किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? एक पहाड़ का नाम है बादाम पहाड़, तो वह बादाम पहाड़ किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है अर्थात विख्यात है? ए मैग्नीज, बी बादामी अभ्रक, सी लौह अयस्क या फिर डी बॉक्साइट। तो जो बादाम पहाड़ है वह ज़्यादा खनिज के लिए जो उत्पादक है वह लौह अयस्क है, क्योंकि उस पहाड़ में लौह अयस्क का खनिज बहुत अधिक उत्पादित होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लौह अयस्क। भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार? अर्थात इसमें पूछा जा रहा है कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिस राज्य में सबसे अधिक वन का विस्तार है अर्थात सबसे अधिक वन का फैलाव है? ए केरल राज्य में, बी कर्नाटक राज्य में, सी मध्य प्रदेश राज्य में या फिर डी उत्तर प्रदेश राज्य में। तो भारत का जो सबसे अधिक वन के फैलाव वाला राज्य है
वह मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में वन का सबसे अधिक विस्तार है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मध्य प्रदेश। ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है। इनमें से ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत कौन सा है? ए कोयला, बी विद्युत, सी पेट्रोलियम, डी प्राकृतिक गैस। तो कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस ये तीनों की तीनों पारंपरिक स्रोत हैं, लेकिन जो गैर पारंपरिक स्रोत है वह विद्युत है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विद्युत। ऊर्जा का जो गैर पारंपरिक स्रोत है वह विद्युत है। इनमें कौन मैंगनीज का महत्वपूर्ण उत्पादक नहीं है? इनमें से ऐसा कौन सा राज्य है जो मैंगनीज का महत्वपूर्ण उत्पादक नहीं है? ए उड़ीसा, बी कर्नाटक, सी तमिलनाडु या फिर डी महाराष्ट्र। तो हम आपको बता दें कि जो मैंगनीज है वह उड़ीसा में तो सबसे अधिक ही होता है, तो यह तो जरूर होगा। कर्नाटक में भी है, कुछ ना कुछ होता है, और महाराष्ट्र में भी होता है। लेकिन तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जिसमें मैंगनीज का उत्पादन नहीं होता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तमिलनाडु। वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को क्या कहते हैं? बहुत अधिक क्षेत्र में जल की उपस्थिति है पृथ्वी पर, इसलिए पृथ्वी को क्या कहते हैं? ए उजला ग्रह, बी नीला ग्रह, सी हरा ग्रह या फिर डी लाल ग्रह। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो आप जरूर जानते होंगे कि अधिक जल के कारण पृथ्वी को क्या कहते हैं? अधिक जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं, क्योंकि जल अधिकता के कारण नीला दिखाई देता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नीला ग्रह। वृहद जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु अनुकूल परिस्थितियां कहाँ पाई जाती है? इनमें पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा परिस्थिति है जिस परिस्थिति में ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा का उत्पादन बहुत अधिक मात्रा में किया जा सकता है? ए मन्नार की खाड़ी में, बी खंबात की खाड़ी में, सी गंगा नदी में या फिर डी कोसी नदी में। तो जो ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा का उत्पादन है वह खंबात की खाड़ी के लिए सबसे अनुकूल परिस्थिति है, और इसमें सबसे अधिक मात्रा में ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा का उत्पादन किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, खंबात की खाड़ी में। तो इस प्रकार आपका इस वीडियो में इस चैप्टर का 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिया गया, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस थे। और इसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट भी आएगा, जिसको आप जियोग्राफी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो आप अपने दोस्तों के बीच भी इन वीडियोस को जरूर शेयर करें, और आप हमारे वीडियोस को लाइक भी जरूर करें। इससे हमारा मोटिवेशन बना हुआ रहता है, और आप अपना फीडबैक की कमेंट के माध्यम से हम तक जरूर पहुँचाएँ। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।